दोस्तों, वीटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र आप लोगों को एक बार फिर से एक नई यूनिट के साथ में लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग यूनिट 6 पढ़ेंगे, जावा स्क्रिप्ट एंड एंगुलर जेएस। तो इसमें क्या क्या होता है, ये जो इंट्रोडक्शन है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्या होते हैं वेरिएबल्स, क्या होते हैं जावा स्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जिसमें लूपिंग वगैरह होती है, इफ एल्स होते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, पॉपअप बॉक्सेस देखेंगे, ठीक है। और जेएस के इवेंट देखेंगे आपके, और उसके बाद में बेसिक फॉर्म वैलिडेशन और जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और ये एकदम नई यूनिट है, काफ़ी अच्छी। ये भी, इसमें भी काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, तो इस प्रोग्राम्स को साथ में लेकर के हम लोग चलेंगे। तो आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो नए हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो जो है आपको डेली 10 बजे मिलती है, और जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले, और आप जो है एक निश्चित टाइम पे जो है बिना स्किप किए किसी वीडियो को आप प्रॉपर तैयारी कर सकें, ठीक है। और संडे को छोड़ करके मैं संडे को वीडियो अपलोड नहीं कर पाता किसी कारण से, खैर वो तो बात की बात है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, जावा स्क्रिप्ट और एंगुलर जेएस के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या ये होती हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये हमारा जो मॉड्यूल है M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का, इसमें यूनिट 6 और लेक्चर 1 है इसका, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जावा के बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये इसमें थोड़ी सी पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी के बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से इसको देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, और देखने के बाद में जो भी है क्या लिखा है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसको बाखूबी देख पाएंगे। तो क्या होता है, द क्लाइंट इज अ सिंपली टू ब्राउज अ पर्सन टू यूजिंग अ व्यू अ साइट एंड इट्स वे क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी टू अनपैक एंड प्रोसेस। द सर्वर इज अ रिमोट लोकेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड हाउसिंग डेटा रनिंग द site and backend architecture, processing request and sending page to the browser. The client is anywhere your user are viewing your site. Mobile devices, laptop, desktop, computer, server side scripting is executed by a web server, client side scripting and executed by a browser. कहने का मीन्स क्या, कहने का मीन्स ये है कि अगर कोई भी यूजर है वो कुछ भी यूज कर रहा है थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट, थ्रू द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर, थ्रू द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, पॉमटॉप, ठीक है, तो वो किसी भी साइट को विजिट कर सकता है। विजिट करने के बाद में किस तरीके का वो काम करेगा, एग्जीक्यूट करेगा उस स्क्रिप्ट को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाएंगी। तो क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट यूजर होता है, हम और आप होते हैं, ठीक है। और उसके साइड से किस तरीके की जो है स्क्रिप्टिंग की जाती है। स्क्रिप्ट मतलब होता है किसी चीज़ को लिखना, जैसे मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, किसी सीरियल की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ठीक है, वैसे हमारी लैंग्वेज की भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो रीजन ये होता है कि जो यूजर के लिए, यूजर की तरफ से फ्रंट एंड जो होता है उसकी स्क्रिप्टिंग जो होती है उसको हम लोग कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि एक मान लीजिए कि जो आर्किटेक्चर होता है, फ्रंट एंड का आर्किटेक्चर जो डिजाइन किया जाता है, ठीक है, इसके थ्रू हम जो देख करके जो हमको वेबसाइट पे दिखता है या वेब पेज पे दिखता है, और हमको किस तरीके से इसको नेविगेट करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है थ्रू द हेल्प ऑफ लिंक, तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे कुछ लिखा है इसमें, और आगे इसको डिटेल्स हम लोग बताएंगे। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज एम्बेडेड इन अ वेबसाइट HTML मार्कअप कोड, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, पहले भी बता रखे, विच इज हाउस्ड ऑन द सर्वर इन द लैंग्वेज दैट कंपेटेबल विद और compiled with communicate with the browser. The browser temporarily download the code and then apart from the server process it. If it need to request additional information in response to user, click mouse over etc. Call a request is sent back to the server. कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो इतना हमारा पैराग्राफ लिखा है इसमें हम आपको बता देते हैं कि क्या ये कहने का मतलब है, इसका क्या सोच रहा है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो क्लाइंट साइड होता है, जो भी हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट जिसका मतलब बैकग्राउंड हिंदी है और इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो वो आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी आप लोग को आता है, मुझे पता है, सब लोग आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, क्योंकि पढ़ रहे हैं इसी के बारे में। तो होता है क्या कि मान लीजिए कि आपने एक वेब पेज ओपन किया या एक वेबसाइट ओपन की, वेबसाइट ओपन करने के बाद में जो आपको सारी चीज़ें दिखती है एक वेब पेज या एक वेबसाइट पे, तो उसमें से बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है जो लिंक से ऐड होता है, और जिस पे आप
को देखना होगा तो आप लिंक को क्लिक करोगे, या लिंक पे जो भी रिमेनिंग कंटेंट है उसको देखना चाहोगे तो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, लिंक पे क्लिक करना होगा, तब वो हाइपर लिंक करके ले जाएगा दूसरे पेज पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई वेबसाइट ओपन की तो उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखती है, अगर वो आपके काम की हुई तो ठीक है, अगर काम की नहीं हुई तो अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप किसी न किसी लिंक के थ्रू जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हो। वो जब आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए एक्सेस करते हो तो आपने किसी लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे जब क्लिक किया तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, सर्वर के पास जाती है, सर्वर उसको प्रोसेस करता है और उससे रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सर्वर आपको उठा के दे देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है इसमें। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज ऑलवेज इन्वॉल्विंग इट ग्रुपिंग सिंपलर मोर निम्बल एंड इजियर टू यूज। ये सारी चीज़ें क्या होती है, जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है काफ़ी ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट साइड आर फास्टर मोर एफिशिएंट एंड लेस वर्क टू लेफ्ट यूज अप टू द सर्वर। तो ये जितना बैकएंड में काम करने में टफ होता है उससे थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। मोर एफिशिएंट होती है, काफ़ी ज़्यादा साइड इस पर फास्ट वर्क करती है, ठीक है। अब क्या है, अब ये लिखा हुआ है कि हाउ डज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वर्क। जो क्लाइंट साइड का स्क्रिप्टिंग वर्क होता है वो काम कैसे करता है ये देख लेते हैं। There is overlap between two technologies are work in tandem, but they are core differences। यहाँ पे दो टेक्नोलॉजी होती हैं जो एक दूसरे को क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं। पहला सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, वर्क इन द बैकएंड ऑफ अ साइट विच यूजर डोंट सी। पहला जो इसमें पहला दिखाया हुआ है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो कि बैकएंड में चलती है, किसी भी सिस्टम के किसी भी वेबसाइट के बैकएंड के प्रोसेस होता है जो कि यूजर को दिखता नहीं है। इट क्रिएट इसका स्कैफोल्डिंग द साइट ऑफ एक्सेस इन डेटाबेस, जो कि डेटाबेस के थ्रू किसी साइट को एक्सेस करती है। ऑल द बिहाइंड द सीन द मैकेनिक्स दैट ऑर्गेनाइज द पावर अ वेबसाइट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी जो है स्टैटिक ना होकर के डायनामिक डेटाबेस है उस पर्टिकुलर साइट में, तो आपको रिस्पॉन्स करना होगा, तो वो सारा चीज़ जो है डेटाबेस के उठ के ही आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो वो क्या होता है कि वेबसाइट जो है वो विदाउट डेटाबेस आपका वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगी। आपने जो रिक्वेस्ट भेजी उसका रिस्पांस अगर वो डेटाबेस में है तो वो डेटाबेस से उठ के आएगा और वो जो होता है वो आपके बैकएंड प्रोसेस से काम करता है, ठीक है। क्लाइंट साइड कोड हाउएवर हैंडल व्हाट यूज डज सी। तो क्लाइंट साइड का जो कोड होता है उसको कैसे हैंडल किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। स्क्रिप्ट आर एम्बेडेड विद इन and interact with the HTML of your site, selecting element of it and manipulating those elements to provide the interactive experience। कहने का मतलब क्या होता है, ये जो इतनी साइट्स बनती हैं वो HTML के थ्रू बनती है, ठीक है, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होने हैं और क्या क्या मैनिपुलेट करना है, ठीक है, और कैसा इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस इसमें होना है, आप किस तरीके से अपने वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, किस तरीके से आप दिखाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि क्लाइंट साइड की तरफ से की जाती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इंटरेक्ट विद द CSS, जो कि अभी हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है, ठीक है, यूनिट 4 में। तो CSS आप लोग जानते होंगे, फाइल दैट स्टाइल द वे टू पेज लुक्स। तो आप CSS के हेल्प से आप अपने पेज को कैसा दिखाना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, और जो कि इसका एक पार्ट जो है क्लाइंट साइड ही प्ले करता है, ठीक है, क्लाइंट ही प्ले करता है। तो इट डिटेक्ट what work the server side code is going to have accomplish where utility should be built around this front end function and return data that's pulled from the site in a way to readable by the browser. For example, if there are for any uploading profile in the backend to build and pull specific data from the database to populate that from, while front end script populate from the white with the information। इसका मतलब क्या है कि जो आपका सर्वर साइड कोड होता है वो क्या करता है कि वो फ्रंट एंड के जो ऑप्शंस होते हैं उसके थ्रू वो रन करता है, एंड रिटर्न क्या करता है, जो आपने डेटा उससे मांगा है, जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उससे वो ब्राउजर के थ्रू जो है रिकवर करके आपको देता है, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई प्रोफाइल अपडेट करनी है या कुछ भी करना है, तो वो प्रोफाइल जो आप अपडेट कर रहे हैं तो प्रोफाइल अपडेशन का डेटा कहीं ना कहीं सेव हो रहा होगा। उसके बाद में मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका फेसबुक का, ठीक है। फेसबुक पे क्या होता है, जब आप फेसबुक की आईडी क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है और आप इन्फॉर्मेशन में फिल करके दे देते हैं, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सेव हो जाती है। और सेव होने के बाद में ये आपके एक डेटाबेस में सेव होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि ये डेटाबेस कहाँ पे है और किस तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन जब भी आप लॉगिन करते हैं या कुछ भी उसमें देखने को
कहते हैं, या फिर मान लीजिए आप किसी की प्रोफाइल देखना चाह रहे हो तो उस पर क्लिक करते हैं तो वो उसके बारे में पूरा डेटा, पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो वो पूरी डेटा इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, वो सर्वर साइड से आती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो निकल के आ जाती है। तो ये जो है फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग के थ्रू जो है आप उसको एक्सेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं। Script put less stress on the server because they don't require to processing on the server once they are downloaded। कहने का मतलब क्या होता है कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती हैं, मतलब कि जो आपकी स्क्रिप्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा लेस स्ट्रेस होती है। मतलब इसमें कोई वैसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा टफ होता है या कुछ होता, ठीक है। जो आपने एक बार रिक्वेस्ट भेज दी उसका रिस्पॉन्स तुरंत मिल जाता है, ठीक है। जस्ट व्हेन पोस्ट बैक आर मेड, पोस्ट बैक्स परफॉर्म स्पेसिफिक कॉल एंड आंसर विद द सर्वर साइड कोड एंड रिस्पॉन्ड टू यूजर इमीडिएटली, ठीक है। मतलब कि जैसे भी किसी यूजर ने किसी साइट पे जो है क्लिक किया या उसको रिक्वेस्ट भेजी तो वैसे ही रिस्पॉन्स फट से मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क्स, तो ये दूसरा पॉइंट है हमारा। इसमें हम लोग फ्रेमवर्क्स के बारे में देखेंगे क्या होता है। द क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी इज एंड डज हेयर अ लुक एट सम ऑफ द मोस्ट वाइडली एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, ठीक है। Languages are almost always used in the context of their frameworks, which make quick work to completed complicated code with libraries of pre-packaged shareable code and lots of advanced. Your developer may use one a combination of their when building the front end of your site। कहने का मतलब क्या होता है, इसमें जो आपकी लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है या फ्रेमवर्क जिसके द्वारा किए जाते हैं, उसमें क्या होती है, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फ्रंट एंड से जो है बैक एंड पे काम करने के लिए तैयार की जाती है। और ये जो ऑलमोस्ट है लैंग्वेजेस आर ऑलमोस्ट यूज ए कॉन्टेक्स्ट देयर फ्रेमवर्क, तो ये जो लैंग्वेजेस आती हैं उसके फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए यूज होती है, ठीक है। और इसके जो कोड होते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं कभी कभी, और उसकी लाइब्रेरीज में कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड होते हैं वो आजकल जो नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं या फिर डेवलपमेंट हो रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो क्या किया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कोड, उन कॉम्प्लिकेटेड कोड को एक लाइब्रेरी में फिक्स कर दिया जाता है। और जब कोई यूजर या कोई प्रोग्रामर उसके किसी चीज़ की प्रोग्रामिंग करता है तो वो सीधे से वो उस कोड को लाइब्रेरी से कॉल कर लेता है, ठीक है। और लाइब्रेरी से कॉल करके उसको प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करा लेता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है किसी भी साइट को बिल्ड करने के लिए, किसी भी पेज को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। HTML एंड CSS इसके बारे में पढ़ते हैं। दीज आर कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी साइट, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल अलग टाइप की है कि आप किसी भी साइट को बनाने के लिए आप इन दोनों का यूज़ करते हैं। CSS बेसिकली जो है डिजाइनिंग के लिए होती है और HTML क्या होती है, स्टैटिक वेबसाइट के लिए होती है, या आप ये कह सकते हैं वेब पेज क्रिएट करने के लिए होती है, ठीक है। HTML dictates a site is organization and content. CSS compare the code of every graphics element from a background to front to make a look and feel the website. Learn more about HTML and markup language, ठीक है। ये हमने एक लिंक दे रखा है, अगर मान लीजिए आप कुछ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन खैर, कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं HTML के बारे में, तो HTML आपको केवल कोड देता है, आपको किस तरीके का कोड लिखना है, क्या लिखना है, किस तरीके का पैराग्राफ देखना है, ये सारी चीज़ें। और CSS क्या करती है, आपकी ग्राफिक्स को काफ़ी अच्छा करती है। वो कहती है कि आपने कोड तो लिख दिया लेकिन इंटरेक्शन कैसे बढ़ेगा यूजर का, तो वो क्या करती है, आपके सारे ग्राफिक्स जितने भी होते हैं, कैसा डेटा दिखेगा, कैसे ब्लॉक्स दिखेंगे, कैसा कलर आएगा बैकएंड में, वो सारी चीज़ें वो बताती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। तो इन दोनों का यहाँ पे बहुत बड़ा काम होता है। तो विदाउट HTML CSS बेकार है, CSS विदाउट HTML बेकार है। और इन दोनों का काम क्या होता है कि आपको डिस्प्ले करने में हेल्प करते हैं किसी भी कंटेंट को, और वेबसाइट के अकॉर्डिंग कैसे यूजर को इंटरेक्ट किया जाए, तो वो सारी डिजाइनिंग यहीं से होती है, ठीक है। आगे जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, ठीक है, इस सॉरी स्क्रिप्टिंग। तो ये जावा जो होती है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। द मोस्ट वाइडली यूज क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट नियरली एवरी साइड फॉर फ्रंट एंड एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट एंड HTML एंड CSS। तो ये जो फ्रंट एंड की जो आपकी स्क्रिप्टिंग होती है वो तीन चीज़ें होती है, एक तो जावा स्क्रिप्ट, HTML और CSS, तीनों के कॉम्बिनेशन से जो है वेब पेजेस को डिजाइन किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट इज द फील्ड बाय
excellent framework that simplify it and give it more agility। तो कहने का मतलब क्या होता है, ये जो जावास्क्रिप्ट होती है जो है एरे के फॉर्म में एक्सीलेंट काम करती है फ्रेमवर्क्स के लिए, ठीक है, और ये सिंप्लीफाई कर देती है किसी भी काम को करने के लिए। जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ये फ्रेमवर्क्स कौन कौन से होते हैं इसमें आपको दिखाते हैं। ये एंगुलर जेएस होता है, इसमें क्या होता है, एन इनक्रेडिबली रोबस्ट जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क फ्रॉम डेटा हैवी साइट्स, ठीक है। तो ये दूसरा क्या होता है, जे क्वेरी मोबाइल, मतलब एक जावा क्वेरी होती है और मोबाइल के लिए जावा क्वेरी, दोनों के लिए हम लोग देख लेते हैं। अ फास्ट स्मॉल जेएस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी एंड स्ट्रीमलाइन हाउ जावास्क्रिप्ट बिहेव अक्रॉस डिफरेंट ब्राउजर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है, ये इसकी जो क्वेरीज होते हैं कि डिफरेंट ब्राउजर्स पे किस तरीके से वर्क करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताते हैं। मान लीजिए कि आप सिस्टम पे ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए आप दूसरी तरीके से आपको वर्क करेगी क्वेरी, मोबाइल का कोई दूसरा ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बाकी क्वेरी सेम होती है, ठीक है। उसके बाद नोड जेएस नोड डॉट जावास्क्रिप्ट होता है, अ सर्वर साइड प्लेटफॉर्म दैट यूज जावास्क्रिप्ट एंड चेंजिंग द वे रियल टाइम एप्लीकेशन कैन कम्युनिकेट विद द सर्वर फॉर फास्टर रिस्पॉन्स टाइम एंड अ मोर सिमलेस यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। इट वर्क्स विद अनदर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क express.js to build server side web applications। तो इसमें क्या होता है, ये जो सर्वर साइड प्लेटफॉर्म होते हैं वो रियल टाइम कम्युनिकेट एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट करने के लिए और सर्वर से जल्दी रिस्पॉन्स करने के लिए टाइम टू टाइम ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। इट वर्क अंडर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है express.js, ठीक है। और ये भी क्या करते हैं, सर्वर साइड और वेब एप्लीकेशंस को और काम बनाने के लिए काम में यूज आते हैं, ठीक है। बूट स्ट्रैप अ मोबाइल फर्स्ट फ्रेमवर्क दैट यूज HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट टू फैसिलिटेट रैपिड रिस्पॉन्सिव ऐप डेवलपमेंट। तो बूट स्ट्रैप ये होता है कि किसी भी जावा स्क्रिप्ट को HTML और CSS के माध्यम से काफ़ी तेज़ी से एक्सेस करने के लिए, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो है इसका रैपिड रिस्पॉन्स प्राप्त करने के लिए बूट स्ट्रैप का यूज किया जाता है। रिएक्ट फॉर यूजर इंटरफेस डिजाइन, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये बेसिकली डिजाइन के बारे में होते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे बैकबोन डॉट जेएस होता है, एम्बेस डॉट जेएस होता है, बेटो डॉट जेएस होता है, एंड मोर। तो आप इस सबको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में प्रोग्रामिंग काफ़ी बड़ी है और हम लोग इसको फर्दर आगे देखेंगे, ठीक है। और टाइप्स था तो टाइप्स में हमने आपको बता दिया। तो टाइप ऑफ स्क्रिप्ट और होते हैं कंप्लीट टू जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज दैट इज अ सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जो टाइप ऑफ स्क्रिप्ट होती है इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्रिएट किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आप। अब हम लोग देखेंगे इसमें एजेक्स, जो कि एक टूल्स होता है, जावा स्क्रिप्ट प्लस XML होता है, ठीक है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। ये एक टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी दैट अलाउज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ साइट टू बी अपडेट without a full page refresh by asynchronously connecting to the database with pulling JSON और XML based चंक्स ऑफ डाटा, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ को किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि वो केवल उतना ही पार्ट जो है आपका रिफ्रेश हो करके फिर से आ जाए, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं पूरी वेबसाइट को फिर से रिफ्रेश ना करना पड़े, तो यहाँ पे एजेक्स टूल्स का यूज होता है, जो बेसिकली जो है आपका डेटाबेस पे डिपेंड होता है और ये XML बेस्ड होता है, ठीक है। आगे अब वीबी स्क्रिप्ट एंड जे स्क्रिप्ट, ठीक है, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट होता है। यहाँ पे वीबी स्क्रिप्ट का मतलब होता है वी से विजुअल और बी से बेसिक। विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट होता है और जैसे जावा स्क्रिप्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट एंड स्क्रिप्ट दैट रन ऑन द पार्ट ऑफ ASP.NET फ्रेमवर्क। तो ये दोनों क्या होते हैं, ASP.NET के फ्रेमवर्क पे रन करती हैं। जिन लोगों ने ASP.NET पढ़ा होगा वो लोग ASP.NET विद C# के साथ में काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हो जाता है वहाँ पे, तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जे स्क्रिप्ट इज द माइक्रोसॉफ्ट रिजर्व इंजीनियर वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो ये जो है जावास्क्रिप्ट जो आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है रिजर्व की गई और डिजाइन की गई है, ठीक है। एक्शन स्क्रिप्ट विच क्रिएट एनिमेटेड इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन फॉर एडोब फ्लैश प्ले। तो ये जो एक्शन स्क्रिप्ट है इसका एप्लीकेशन एडोब फ्लैश प्ले के द्वारा इंटरेक्टिव और एनिमेट काफ़ी ज़्यादा बनाया गया, ठीक है। जावा क्या होता है, एप्लेट्स होते हैं। एप्लेट्स मतलब छोटे छोटे प्रोग्रामिंग के कोड्स होते हैं जिनको किसी भी प्रोग्राम
में रन करने के लिए केवल कॉल कर लिया जाता है और कॉल करने के लिए कॉल करके उसको रन करा दिया जाता है। ये इंडिपेंडेंटली होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं जावास्क्रिप्ट एज अ एप्लेट्स snaps to backend code that run independently with runtime environment in the browser। तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे कोड होते हैं इंडिपेंडेंटली और जो बैकएंड में काम करते हैं, और आप जब कभी किसी को रन कराते हैं तो उस रन टाइम में ये ब्राउजर के थ्रू रन होकर के उसको एग्जीक्यूट करके आपको उसका रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है। चलिए बेसिक एग्जांपल क्लाइंट साइड प्रोग्रामर है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने 9 पॉइंट्स दिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम एक एक पढ़ देते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो पहला है द यूजर ओपन हिज वेब ब्राउजर। तो क्लाइंट होता है हम आप जैसे जो हैं वो यूजर ही हैं, ठीक है। उसके बाद यूजर ब्राउज टू google.com, सब लोग गूगल पे ही सबसे पहले एक्सेस करते हैं। द क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट to the server their home page. The server then acknowledges the request and replies that the client with some metadata followed by the page source. The client then receives the page source and renders into a human available website. The अगला पॉइंट है the user type stack overflow into the search bar and process enter. The client submit that data to the server. The server process that data and replies with page matching search result. द क्लाइंट वंस अगेन रेंडर्स द पेज फॉर यूजर टू व्यू। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये जो 9 पॉइंट में ये पूरा प्रोसेस दिया गया है। पहले तो आप जो है किसी ब्राउजर को ओपन करेंगे, ब्राउजर को ओपन करने के बाद गूगल को ओपन करेंगे, गूगल को ओपन करने के बाद में आप जो है उसमें कुछ भी जो आपको सर्च करना होगा उस सर्च के लिए आप वो डेटा उसमें इनपुट करेंगे। इनपुट करने के बाद में जब आप उसको एंटर करेंगे तो क्या होगा कि वो जो है आपको एक विजुअल वेबसाइट दिखाएगा। फिर विजुअल वेबसाइट पे आप लोग देखेंगे, उसके बाद देखने के बाद जो आपको उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे। वो क्लिक करने के बाद में आपने जो रिक्वेस्ट भेजी वो सर्वर पे जाएगी, सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को देखेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद में उससे रिगार्डिंग जो है डेटा सर्च करेगा। डेटा सर्च करने के बाद में आपको उसका रिस्पॉन्स देगा और रिस्पॉन्स देने के बाद में आपको जो नीड होती है इन्फॉर्मेशन की वो मिल जाएगी और यहाँ से प्रोसेस एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस लिखी है क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग की, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आगे क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मच लाइक द सर्वर साइड क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग इज द नेम फॉर ऑल द प्रोग्रामर्स विच आर रन ऑन द क्लाइंट। इसके यूजेस क्या होते हैं? मेक इंटरेक्टिव वेब पेज, मेक हैपन डायनामिकली ऑन द वेब पेज, इंटरेक्ट विद टेम्पररी स्टोरेज एंड लोकल स्टोरेज, जैसे कुकीज होती हैं लोकल स्टोरेज में, ठीक है। सेंड रिक्वेस्ट सर्वर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम इट, प्रोवाइड अ रिमोट सर्विस फॉर क्लाइंट साइड एप्लीकेशन सच अ सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन, कंटेंट डिलीवरी और रिमोट मल्टीप्लेयर गेमिंग। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसमें भी वही होता है कि सबसे पहले इंटरेक्टिव वेबसाइट डिजाइन की जाती है, उसके बाद में क्या होता है कि इसमें डायनेमिकली भी वेब पेज डिजाइन किए जाते हैं। उसके बाद में ये इंटरेक्ट करता है लोकल स्टोरेज से, कुकीज से। उसके बाद में रिक्वेस्ट को भेजता है सर्वर पे और उसके बाद जो सर्वर क्या करता है वहाँ से डेटा रिट्रीव करके देता है। और इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कि आपको जो है रिमोट सेंसिंग या फिर सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन या जो भी आप करना चाहें, मोबाइल से किसी भी चीज़ को एक्सेस करना चाहे तो वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं इसमें। पहला जावा स्क्रिप्ट है जो सबसे प्राइमरी फेस पे होता है। दूसरा HTML और CSS, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। HTML और CSS के बारे में काफ़ी डीप में एक्सेस किया है, प्रोग्रामिंग में हमने बताया है आपको यूनिट 4 में। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैं अपनी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा वीडियो में, तो आप लोग वहाँ से सारे मेरे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो एनी लैंग्वेज रनिंग द क्लाइंट डिवाइस दैट इंटरेक्ट विद अ रिमोट सर्विस इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज, ठीक है। HTML एंड CSS आर नॉट रियली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर they are markup syntax which where the client renders and pays from the users। तो HTML और CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, आप देख सकते हैं, जो कि बेसिकली वेब पेज को डिजाइन करने के लिए उसके ग्राफिक्स को डिजाइन करने के लिए यूज होती हैं। अब जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल्स हम लोग देखेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा होता है। जिन लोगों ने इससे पहले इस सेशन से पहले जो है CSS ओ लेवल की एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें पहले C और C++ का कॉन्सेप्ट था, अब हट के जो है पाइथन आ गया। तो वहाँ पर भी जो काफ़ी ज़्यादा हम लोग वेरिएबल्स का यूज करते थे सी में, तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे वहाँ पर भी जो है फ्लोट वगैरह होता था आपका,
और यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। वायर कैर होता था, नंबर होते थे, डेटा टाइप्स काफ़ी टाइप के होते थे, तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल इज द सिंपली नेम एज द स्टोरेज लोकेशन। देयर आर टू टाइप्स वेरिएबल इन द जावास्क्रिप्ट, पहले लोकल और ग्लोबल, ठीक है। लोकल वेरिएबल ये होते हैं जो कि एक बेसिकली पार्ट के अंदर कॉल किए जाते हैं, ठीक है, वहीं से उनका रोल ख़त्म हो जाता है। और ग्लोबल क्या होता है कि होल प्रोग्राम में वो एक्सेस किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, तो दो टाइप के स्टोरेज होते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक नंबर में पूछा जा सकता है कि जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दो होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि किसी भी लोकेशन पे डेटा स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि अगर आप इनको डिफाइन कर देते हैं तो वो मेमोरी में एक अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और उस स्पेस पे फिर कोई डेटा और एग्जीक्यूट मतलब स्टोर होकर के नहीं हो सकता, क्योंकि आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक स्पेशल टाइप का लोकेशन क्रिएट कर दिया है। जब आप उसके अकॉर्डिंग डेटा उसमें देंगे, इनिशियलाइज करेंगे, तो वो डेटा उसी जगह पे मेमोरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। देयर आर सम रूल फॉर डिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आल्सो नोन एज आइडेंटिफायर। तो जावास्क्रिप्ट में जो भी हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं वो आइडेंटिफायर्स के भी नाम से जाने जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन करने के रूल्स जो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is the set of the data types is support. They are the type of variable that can respond in the manipulated in a programming language. तो ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ठीक है। आप लोग जानते होंगे ये काफ़ी टाइप के डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है, और जो है मैनिपुलेट करके इसमें जो है वर्क किया जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इसमें बेसिकली जो है 7 टाइप के डेटा टाइप्स दे रखे हैं, और इसमें जो है एक जो होता है 6 तो एक टाइप के होते हैं, और अगला जो 7वां होता है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, उसको हम देखेंगे। और यहाँ जो आप देख रहे हैं नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन, इसको हमने दूसरे कलर से कर रखा है। बेसिकली डेटा टाइप में यही 3 आपको देखने को मिलेंगे। कई सारी साइट्स पे अगर आप विजिट करेंगे इसके रिगार्डिंग, तो यही 3 जो है देखने को मिलेंगे, और यही बताया जाता है कि बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डेटाबेस, ठीक है। तो ऐसा नहीं 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन डेटाबेस, लेकिन ये बेसिक होते हैं। इसके बाद में और होते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये टोटल 7 प्रकार के होते हैं, और यहाँ पे हमने 6 प्रकार का मेंशन किया है, और एक क्या होता है आपका प्रिमिटिव होता है, वो याद रखिएगा। तो पहले नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, बूलियन होता है। नंबर में आप देख सकते हैं इस तरीके से 1 से लेकर के 7 तक, मतलब जो भी आप यहाँ पे नंबर डालेंगे तो वो नंबर ले लेगा। स्ट्रिंग में जैसे हमने यहाँ पे बीटेक क्लासेस लिया, तो क्या हुआ कि ये कॉम्बिनेशन होता है आपके कैरेक्टर्स का, ठीक है। तो कैरेक्टर्स मिलकर, कई सारे कैरेक्टर्स मिल करके एक इस वो बनाते हैं आपकी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने बीटेक क्लासेस लिखा है। तो बीटेक क्या है, इसमें जो है आपके टोटल जो है 6 कैरेक्टर हैं, और 6 कैरेक्टर का एक वर्ड बना हुआ है बीटेक, जो कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है। बूलियन ट्रू फॉल्स, ट्रू में आपका 1 वैल्यू एग्जीक्यूट करता है बूल, और उसमें फॉल्स में 0, ठीक है। तो वो बाइनरी वैल्यू होती है। उसके बाद में नल है तो कुछ नहीं होगा, नल वैल्यू होगा। अनडिफाइंड है मतलब कि डेटा डिफाइंड नहीं है, तो वो गार्बेज वैल्यू उठा लेता है। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है कि इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स इन द मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। वी विल अबाउट दिस डेटा टाइप इन डिटेल फर्दर आर्टिकल्स। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब देखते हैं वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे आगे ये, तो वेरिएबल्स आर जावास्क्रिप्ट आर अ कंटेनर विच होल्ड द रियूजेबल डेटा इज कंटेनर बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन प्रोग्राम। तो आप समझ सकते हैं कि वेरिएबल जो क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में रखना है, जैसे घर पे मान लीजिए दाल चावल रखने के लिए एक डिब्बा यूज होता है ना, वैसे ये कंटेनर होते हैं यहाँ पे डेटा को होल्ड कराने के लिए, ठीक है। जो बार बार डेटा यूज़ हो रहा है उसके लिए एक मेमोरी में अपने स्पेशल लोकेशन फिक्स कर दी, और वहाँ पे जाकर के अपने डेटा को होल्ड करा दिया। उसके बाद जब प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट करना होता है तो डेटा वहीं से आकर के एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, द वैल्यू ऑफ स्टोर इन वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो वही होता है, वही जो हमने बताया कि जो डेटा स्टोर होता है वो वेरिएबल वो क्या करता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे वहाँ से डेटा उठ के यूज हो जाता है। वेरिएबल ओनली वन नेम गिवन मेमोरी लोकेशन द ऑपरेशन देन ऑफ द वेरिएबल इफेक्ट फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन। तो वही दूसरा पार्ट है। दूसरा लाइन है जो हमने बताया कि जो है अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराया है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो क्या होता है, जब डेटा को कॉल किया जाता है तो वहाँ से मेमोरी से
लोकेशन से उठ करके यूज हो जाता है। इन जावास्क्रिप्ट ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर दे कैन बी यूज। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट या सी प्लस प्लस वीबी या फिर विजुअल बेसिक हिसाब में जहाँ भी देखेंगे हम लोग को पहले तो डेटा होल्ड कराने के लिए आपको वेरिएबल लिखने ही पड़ते हैं हमेशा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो ये बेसिकली पार्ट होता है। ठीक है, आगे जावास्क्रिप्ट आल्सो डिफाइन टू ट्राइबल डेटा टाइप्स नल एंड अनडिफाइंड। नल वैल्यू में क्या होता है कि आपको गार्बेज वैल्यू नहीं देगा, और अनडिफाइंड जो होते हैं वहाँ पे गार्बेज वैल्यू हो जाती है। तो ठीक है, और तो नल में कुछ होता नहीं है, मेमोरी स्पेसिफाई हो जाती है, उसमें गार्बेज वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। each of which depend only a single value it additional to these primitive data types. JavaScript support a composite data type known as a object. We will cover object in detail in a separate chapter. तो हम लोग देखेंगे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आगे सेपरेट चैप्टर में इसको आपको दिखाएंगे प्रोग्रामिंग करके भी। उसके बाद अब देखिए हमने एक नोट बना रखा है और इसमें कुछ अच्छी चीज़ लिखी है। जावास्क्रिप्ट डज नॉट मेक अ डिस्कशन बिटवीन इंटीजर वैल्यूज एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। तो फ्लोटिंग और इंटीजर में डिफरेंट नहीं कर पाता। फ्लोटिंग में पॉइंट्स के बाद में जैसे 1.32 लिखा है तो ये फ्लोटिंग वैल्यू हो गई, और इंटीजर 1 2 3 4 ये हो गया। तो आपको डिफरेंस भी पता होगा कि इंटीजर में 1 2 3 4 ऐसे कंप्लीट वैल्यू लेता है, और फ्लोटिंग पॉइंट में पॉइंट्स के बाद की वैल्यू लेता है। ठीक है, दशमलव के बाद की जो वैल्यू होती है उसको लेता है। ऑल नंबर ऑफ जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंट इन द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो जावास्क्रिप्ट जो होती है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूजिंग 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म डिफाइन द IEEE 754 स्टैंडर्ड। तो अगर हम बात करें तो ये 64 बिट की फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू IEEE स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये हमने बताने के लिए आपको ये नोट्स लिखा था। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल स्कोप क्या होता है, देखिए दो चीज़ें हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दी। ग्लोबल वैल्यू वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल होता है। तो लोकल वेरिएबल जो होता है वो जावा प्रोग्राम के किसी भी एक छोटे से पार्ट के अंदर ही एग्जीक्यूट होकर के अपना रोल प्ले करके खत्म हो जाता है, उसके रिगार्डिंग आपको जो वैल्यू दे देता है। लेकिन जो ग्लोबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं पूरे प्रोग्राम में स्टार्ट टू एंड पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आप उसको कॉल कर सकते हैं और वो अपना पूरा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अभी प्रोग्राम में हम लोग बताएंगे कि ये क्या होता है, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है। ये हमने आपको बता दिया है कि ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में जो वर्क करता है, लोकल वेरिएबल एक छोटे से पार्ट में रन करता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा आगे। विद इन द बॉडी इन द फंक्शन ऑफ लोकल वेरिएबल टेक प्रेसिडेंस ओवर अ ग्लोबल वेरिएबल विद द सेम नेम। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है वो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग सेम नेम से हो सकते हैं। इफ द डिक्लेयर यू a local variable in the function parameter with the same name as a global variable, you effectively hide the global variable. Take a look into the following example. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से प्रोग्राम है, और इसको हम ये लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल को हम लोग देखेंगे। देखिए होता क्या है कि हमने यहाँ पे है तो जावा का प्रोग्राम, लेकिन HTML में हमने इसको रन करा के दिखाया है। क्यों करके दिखाया है, क्योंकि हम लोग अभी HTML से काफ़ी ज़्यादा काम करके आ रहे हैं। तो आपको केवल वैल्यू देखनी है और उसका यूजर आउटपुट देखना है कि कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप केवल प्रोग्राम को देखें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बॉडी ऑनलोड चेक स्कोप है, इसको यहाँ पे हम वेरिएबल के स्कोप को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या स्क्रिप्ट टाइप किया, हमारी टेक्स्ट इसको जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, और इसको हमने HTML में लिख रखा है। टेक्स्ट के अंदर जो भी लिखेंगे वो HTML के। अब देखिए हमने वेयर माई वेयर ग्लोबल वेरिएबल है और इसको हमने ग्लोबली क्या किया, डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसके स्कोप को हमने चेक किया। उसके बाद में फिर सेम यहाँ पे जैसे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया था ग्लोबल, और इसको सेम हमने क्या कर दिया, लोकल कर दिया। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में माई वेयर लिखेंगे। अब देखना ये है कि क्या ये ग्लोबल डिक्लेयर करेगा या लोकल डिक्लेयर करेगा। ठीक है, पहले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं, फिर आपको बताते हैं डिफरेंस क्या है ग्लोबल और लोकल में, अगर हमने सेम नेम से उसको जो है एग्जीक्यूट कराया। ठीक है, तो परेशान मत होइए, और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके का आउटपुट यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो आ गए हैं प्रोग्राम में। उसके बाद में फिर वहीं पे प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम लिखने के बाद में .html के नाम से सेव करेंगे, और सेव करने के बाद में जब हम इसको रन कराएंगे अपने प्रोग्राम में, तो देखेंगे कि क्या आपको रिस्पांस देता है। ये देखिए लोकल आया। भाई लोकल क्यों आया, अब हम ये आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले प्रोग्राम और प्रोग्राम का जो आंसर आया आउटपुट, आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप ले लिया होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका
यहाँ पे आपका लिखा है यहाँ पे कि अगर आपने सेम टाइप से ग्लोबल और लोकल दोनों वेरिएबल्स को एक साथ डिक्लेयर कर दिया बिना नाम चेंज किए, तो क्या करता है वो ग्लोबल वेरिएबल को ओवरराइट कर देता है लोकल वेरिएबल, और लोकल वेरिएबल एक पर्टिकुलर पार्ट में एग्जीक्यूट होने के बाद में वो अपना आउटपुट दे देता है। वहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल वर्क नहीं करता है, मतलब कि वर्क तो करता है लेकिन ओवरराइट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दोनों टाइप को डिक्लेरेशन किया था, डिक्लेयर किया था, लेकिन यहाँ इसने क्या किया, ग्लोबल को ओवरराइट करके लोकल ने अपना आउटपुट दे दिया। ठीक है, तो ये होता है। तो आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो पूछ लीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल इसको भी रन करा के देखेंगे, उसके बाद में इस पर जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, इस प्रोग्राम को जो है रन करेंगे, और रन कराने के बाद में देखेंगे, और देखने के बाद में फिर आपको प्रोग्राम के हेल्प से ही समझाएंगे कि इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। ठीक है, आ गए और हमने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद में हम प्रोग्राम को रन करा रहा है। ये देखिए प्रोग्राम को रन कराया। अब प्रोग्राम हमारा क्या कह रहा है, ये जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। ठीक है, पहला वेरिएबल वेर एक्स है जो वैल्यू 5 होल्ड कर रहा है। दूसरा वेरिएबल वाई है, वेर वाई है जो कि 6। ये वेरिएबल एक्स और वाई हमने ले लिया है। एक में एक्स में हमने 5 स्टोर करा दिया, 6 में, दूसरे में 6 स्टोर करा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो जेड है, एक नया वेरिएबल लिया है, और ये क्या करेगा, ये आपका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एक्स और वाई की वैल्यू को ऐड करके जो हमको जेड का आंसर देगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमने जेड में दोनों वेरिएबल्स के ऐड करा लिया है, मतलब कि स्टोर करा लिया है वैल्यू, और स्टोर कराने के बाद हमने जेड की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट करने के बाद में ये हमारी वैल्यू कितनी आ रही, देखिए यहाँ पे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ जेड इज 11। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 6 और 5 11 होता है, और इसने क्या किया, इस 11 को 5 में 11 को रखा, और 6 में 5 उसने एक्स को रखा और 6 वाई को रखा। उसके बाद हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में वैल्यू को जेड में स्टोर करा दिया। तो ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगला प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, और अगला टॉपिक देखते हैं कि क्या है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम वर्क करता है। और जिन लोगों ने सी में काम किया, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कुछ रिजर्व वर्ड हैं जो आप लिखेंगे जावा में, तो ये ऑलरेडी लिखे होते हैं। तो कुछ ये हमने बनाई है टेबल, और इस टेबल को आप लोग जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके ऊपर हमने लिख दिया है जावा वर्ड्स कीवर्ड्स। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, तो आप लोग जो है कि 100% आपको दिखे। फिर भी थोड़ा सा कुछ, चलिए ज़्यादा नहीं है, जहाँ से आप जो है जावा की वर्ड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बुलियन है, ब्रेक है, बाइट है, केस है, कैच है, कैर है, क्लास है, सेट है, कंटिन्यू है, डिबगर है, डिफ़ॉल्ट है, डिलीट है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सारे प्री रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जावा के। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, वाइल, डू वाइल, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर किसी चीज़ को असाइन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, इन जावास्क्रिप्ट द इक्वल साइन, ये बराबर का जो चिन्ह लगा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, एंड नॉट एन इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, और ये इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के लिए लगाया जाता है, अभी हम लोग देखेंगे। देयर द डिफरेंस फ्रॉम अलजेब्रा फ्रॉम द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सेंस इन द अलजेब्रा, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, ये क्या है, ये जो आपका ये लगा हुआ है, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। इन द जावास्क्रिप्ट हाउ टू मेक अ परफेक्ट सेंस इन द असाइनिंग द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 5 टू एक्स। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो आपका एग्जांपल लिखा है ये ऐसे समझ नहीं पाता है। तो इफ द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 5 एंड पुट द रिजल्ट इनटू एक्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीमेंटेड बाय 5। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो ये क्या करेगा, एक्स की वैल्यू जो होगी उसमें 5 इंक्रीमेंट कर देगा। मान लीजिए एक्स की वैल्यू 5 है, तो उसमें 5 और जोड़ देगा तो 10 वैल्यू हो जाएगी। तो द इक्वल टू ऑपरेटर इज रिटन लाइक अ डबल इक्वल टू इन जावास्क्रिप्ट। तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट में कोई लिखेंगे साइन वैल्यू, तो उसमें क्या डबल इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, जिसका मतलब समझेगा कि हाँ अब ये इसके बराबर है। ठीक है, अलजेब्रिकल फॉर्म में ये नहीं समझ पाता है। अगर आपने एक इक्वल टू लगा के प्लस कर दिया तो ये उस वैल्यू को
इंक्रीमेंट कर देगा। मान लीजिए कि माइनस कर दिया तो वो डिक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम है, प्रोग्राम को रन कराते हैं, उसके बाद में फिर इसका आउटपुट देखते हैं और फिर समझाते हैं कि प्रोग्राम में हो क्या रहा है। प्रोग्राम लिखना आप लोग जान ही गए हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम को लिखना है, ठीक है। तो चलिए प्रोग्राम को लिखते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से इसका आउटपुट आने वाला है। यहाँ पे हमने प्रोग्राम को नोट कर लिया है और नोट करने के बाद में हम प्रोग्राम को रन कराएंगे। रन कराने के बाद देखेंगे कि किस तरीके से प्रोग्राम ये हमारा रन करता है। चलिए ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए ये इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझते रहिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये तो हेडिंग हो गई, जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स हो गए। उसके बाद में ये हमने जो पैराग्राफ्स लिख दिए हैं इसमें, स्ट्रिंग आर रिटर्न विद कोट्स और नंबर आर रिटर्न विदाउट कोट्स। तो जो भी हम स्क्रीन जो लिखेंगे वो कोट्स और विदाउट कोट्स में आएगी। ये पैराग्राफ यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख देंगे तो वो भी प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए पी में 3.4 हमने लिया है वैल्यू, ये वैल्यू को हमने इनिशियलाइज किया है, ठीक है। उसके बाद पी में जो हमने जॉन डो को लिया है और वायर में हमने दिया है SIM, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए इसमें हमने क्या किया, कुछ क्या करना नहीं था, जो हमने लिखा जैसे उसने एज इट इज वैसे प्रिंट कर दिया। बस ये है कि ये 3 वेरिएबल्स हमने लिए हैं और इस 3 वेरिएबल्स में वैल्यू को स्टोर कर दिया है, ठीक है। तो यही था एक प्रोग्राम। आगे देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा इसका। आगे देख लेते हैं इसका प्रोग्राम क्या होता है, क्या आगे कुछ नई टॉपिक क्या है हमारी, ठीक है। तो आते हैं, ये है डिक्लेयरिंग क्रिएटिंग जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल्स होते हैं, कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, सारी चीज़ें। तो क्रिएटिंग अ वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट कॉल्ड डिक्लेयरिंग इन वेरिएबल, पहला पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में यू डिक्लेयर अ जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल विद द वेयर कीवर्ड। तो वेयर का नेम, तो ये क्या होता है, वेरिएबल को स्टोर करने के लिए ये डिक्लेरेशन है एक तरीके का, जो कि आपकी वैल्यू को स्टोर करेगा। आफ्टर द डिक्लेरेशन द वेरिएबल हैज नो वैल्यू, ठीक है। टेक्निकली इट हैज वैल्यू इज अनडिफाइंड। तो जब हम लोग किसी वैल्यू को डिक्लेयर कर देते हैं, उसमें कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो उसमें एग्जीक्यूट के टाइम पे वो अनडिफाइंड वैल्यू मतलब कि गार्बेज वैल्यू को कलेक्शन करके वो आपको आउटपुट देते हैं। इसलिए जो भी अगर आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू को फिक्स कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए टू असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल यूज इन द इक्वल, तो कैर नेम इक्वल टू बीटेक क्लासेस, ये हमने डाल दिया। तो ये हमारी वैल्यू है, एक स्ट्रिंग की वैल्यू है जो कि इसमें कैर नेम में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू का डिक्लेरेशन करते हैं। उसके बाद में यू कैन आल्सो असाइन अ वैल्यू इन द वेरिएबल व्हेन यू आर डिक्लेयर इट, ठीक है। वेयर कैर नेम इक्वल टू बीटेक क्लासेस, यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन को असाइन कर दिया है कि जो हमारा वेयर है इसमें क्या है, बीटेक क्लासेस की वैल्यू को रखा जाएगा स्टोर करके, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद में क्या है, इन द एग्जाम्पल बिलो वी क्रिएट द विजुअल कार्ड कार नेम असाइन टू द वैल्यू वॉल्वो टू इट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको हम जो है रन कराएंगे जा करके, उसके बाद में पता चलेगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग आ गए और इस प्रोग्राम को रन करा रहे हैं। लेक्चर्स थोड़े से लंबे हैं तो धैर्य रख के देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो सब समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स दिए थे, क्रिएट अ वेरिएबल असाइन टू इट एंड डिस्प्ले इट। तो हमने क्या वेर करने में वॉल्वो दिया था, एक वैल्यू थी जिसमें हमने वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया था, और ये इसने यहाँ पे आउटपुट में आपको वैल्यू दे दिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने वैल्यू को असाइन कर दिया। आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा वन स्टेटमेंट मैनी वेरिएबल्स। मान लीजिए कि बहुत सारा एक स्टेटमेंट लिखना है और मैनी वेरिएबल्स उसमें डालने हैं, मतलब कि कई सारे वेरिएबल्स में वैल्यू को डालनी है। तो वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यू कैन डिक्लेयर मैनी वेरिएबल्स इन वन स्टेटमेंट। एक ही लाइन में आप कई सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको कॉमा से रेफर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कॉमा, ठीक है। आप यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए वेयर पर्सन में जॉन डे हो गया, कार नेम में आपका वॉल्वो हो गया और प्राइस में 200 हो गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने कॉमा से इसको सेपरेट कर दिया, तो ये आपका डिक्लेरेशन हो गया किसी भी चीज़ को। और लास्ट में क्या होता है, सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम को ये नहीं पता चल पाता है कि आपने वैल्यूज़ को टर्मिनेट कर दिया है कि नहीं, मतलब वो लाइन वहाँ से ख़त्म हो गई कि नहीं। तो इस तरीके से ये आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जो है किस तरीके से बहुत सारे वो एक ही लाइन के में कई सारे स्टेटमेंट को लिखा जा सकता है, कई सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल
ठीक है। और एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से ये रन होंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नीचे, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, और ये हमारा प्रोग्राम हो गया। और प्रोग्राम को अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट कराने के बाद में रन करा के देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है। आ गए यहाँ पे, और हमने क्या किया, प्रोग्राम को रन कराया। रन कराने के बाद इसका आउटपुट अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कार नेम आ रहा है। कार नेम में दिखे वाले पर्सन जॉन डो, कार नेम वॉल्वो, ऑफिस 20। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन डिक्लेयर मैनी वेरिएबल इन वन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से हमने जो चीज़ को लिखा था वो यहाँ पे आपको जो है डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कार नेम ही डिस्प्ले कराया है। आपके अगर माइंड में चल रहा है कि ये जॉन डो और प्राइस क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने इनर डॉट कार नेम डिस्प्ले कराया, तो इसलिए ये कार का नेम डिस्प्ले हो रहा है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कॉमा करके ये जॉन डो और ये भी कराएंगे तो एग्जीक्यूट ईजिली हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका जो माइंड में कॉन्सेप्ट उठ रहा था कि मान लीजिए कि ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे केवल कार का नाम ही क्यों डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे केवल हमने कार का नाम दिया है, इसलिए कार का नाम डिस्प्ले हो रहा है। आप पूरा चीज़ दे देंगे तो वो भी डिस्प्ले हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ तक हो गया, और आगे ये लेक्चर यहीं से फिनिश करते हैं। ठीक है, और आप लोग करते रहिएगा और रिस्पांस देते रहिएगा लाइक कमेंट के माध्यम से। और जो भी नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे वीडियोस हर डे 10 बजे मॉर्निंग में अपलोड हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और आप लोग सुबह इस लॉकडाउन में फ्री भी रहते हैं 10 बजे तक, तो वीडियोस को देख पाएंगे और इसका जो है इस टाइम का अच्छे से सदुपयोग कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए। ठीक है, जय हिंद।